विगत कुछ वर्षों से बीपीएससी के द्वारा साइंस में लगभग 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें लगभग इक्वल वेटेज है फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10 और बायोलॉजी के 10। तो ये फिजिक्स के 10 क्वेश्चन जो हैं वो मैं उसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगले कुछ मिनट तक आप बने रहें, जिससे कि आप मैक्सिमम मार्क्स साइंस में ला सकें। तो भौतिक विज्ञान, भौतिक राशि जिन्हें मापा जा सके, फिजिकल क्वांटिटीज़, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डेरिवेटिव क्वांटिटीज़, जैसे कि स्वतंत्र राशि, द्रव्यमान, लंबाई, समय आदि, और मूल राशियां मापने के लिए मूल मात्रक हैं। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों पर निर्भर करती है, यानी कि बल, संवेग, त्वरण आदि, और व्युत्पन्न राशियां मापने के लिए व्युत्पन्न मात्रक की जरूरत होती है। मात्रक और इकाई क्या है? परिभाषा, किसी भौतिक राशि और फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए मानक स्वरूप लिया गया है, उसी राशि को एक निश्चित परिणाम और क्वांटिटी कहते हैं। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान, सीजीएस पद्धति भौतिक राशि हेतु मापन पद्धति के लिए है, एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति और एफपीएस पद्धति। तो सीजीएस पद्धति हम लोग देखते हैं। अन्य नाम, इसे फ्रेंच पद्धति या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। पूरा नाम है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति। जैसे कि मात्रक, लंबाई के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड। अब एमकेएस पद्धति क्या होता है? इसमें मात्रक जो होता है उसमें लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम और समय सेकंड में मापा जाता है, यानी कि लंबाई के लिए एम मीटर एम, द्रव्यमान किलोग्राम केजी और समय सेकंड एस। अब एफपीएस मात्रक क्या कहते हैं? अन्य नाम, इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? लंबाई फुट में मापी जाती है, एफ, द्रव्यमान पाउंड में, पी और समय सेकंड में। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्तित रूप है। पेरिस में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाअधिवेशन 1960 में हुई थी, जिसमें ये एसआई पद्धति को स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयुक्त पद्धतियां हैं और इसमें कुल 7 मात्रक हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला और पदार्थ का परिमाण के लिए मोल। एक बार फिर से इसे हम लोग देख लेते हैं। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम केजी, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में और पदार्थ का परिमाण मोल में। अब आते हैं हम लोग यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स पे। परिभाषा, पिंडों पर फोर्स लगाने या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन हेतु उत्तरदायी भौतिक विज्ञान की यह शाखा कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर है भार, भार क्या है? परिभाषा, किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल। मात्रक इसका न्यूटन है, ये एक सदिश राशि होता है और वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न संभव है। द्रव्यमान, परिभाषा, किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण की मात्रा। मात्रक ग्राम या किलोग्राम, ये एक अदिश राशि है और द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर होता है। दूरी, डिस्टेंस, चले गए मार्ग की वास्तविक लंबाई केवल परिमाण होता है, शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन, प्रारंभिक इनिशियल और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। और परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है और शून्य हो सकता है। याद रखिएगा, दूरी शून्य नहीं हो सकती लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। चाल, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय, ये एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड है। वेग, वेलोसिटी, प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि ये एक सदिश राशि, इसका एसआई मात्रक है मीटर पर सेकंड। अब आते हम लोग त्वरण पर, यानी कि एक्सीलरेशन, समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन। इसका एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक सदिश राशि है। त्वरण, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। न्यूटन के गति के नियम क्या है? वस्तुओं तथा अथवा पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए दिए गए नियम है। इसके 3 नियम की संख्या है। न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक विरामावस्था या कोई गतिमान वस्तु एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। यानी कि आप टेबल पर कोई चीज़ रख दे रहे हैं, वो तब तक उसी तरह रखी रहेगी जब तक कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है।
इसका अन्य नाम है जड़ता का नियम है। यह जड़ता के नियम से संबंधित भी है। अब आते हैं हम लोग न्यूटन की गति के दूसरे नियम में। किसी वस्तु पर आरोपित बल, यानी कि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, उस वस्तु का द्रव्यमान यानी कि उसका वजन, मान लीजिए 1 लीटर का एक बोतल है, उस पर हम बल लगा रहे हैं, तो वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा। यानी कि बल बराबर F, यहाँ पर एक फार्मूला निकल के आता है, बल F बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो न्यूटन केजी पर मीटर स्क्वायर है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। इसका अन्य नाम होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब आते हैं संवेग पे। परिभाषा, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। संवेग P बराबर द्रव्यमान m तथा वेग भी है। इसका ऐसा ही मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। ये एक सदिश राशि है। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है? जड़त्व का नियम है। यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं को गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात 2:3 होगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन पलटेगा बाहरी पहियों पर। कार्य, वर्क। परिभाषा, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन की क्रिया को कहते हैं। कार्य बराबर बल और बल की दिशा में विस्थापन। ये एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर होता है। ऊर्जा, इस कार्य करने की क्षमता, ये भी एक अदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अब आते हैं शक्ति और सामर्थ्य, पावर। कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। पावर बराबर कार्य और उसको भाग देते हैं समय के साथ। अदिश राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसका ऐसा ही मात्रक जूल पर सेकंड यानी कि वाट होता है। सीजीएस पद्धति में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड क्यू है। अन्य मात्रक एक हॉर्स पावर से इसको डिनोमिनेशन करते हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। अब आते हैं हम लोग विविध रंग, कलर पे। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर जो होता है वो ऐसे रंग जो किसी अन्य रंग के मिश्रण से नहीं बनते, उदाहरणतः लाल, हरा और नीला रंग। और सेकेंडरी कलर यानी कि द्वितीयक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनते, उदाहरण मैजेंटा, सियान और पीला। आप यदि इस ट्रायंगल को देखेंगे तो यहाँ पर हरा है, यहाँ लाल है, यहाँ नीला है। इस पॉइंट पर ये सियान बनेगा, इस पॉइंट पर पीला बनेगा, इस पॉइंट पर ये मैजेंडा बनेगा और ये सेंटर पर यदि सबको इस तरह से मिला दिया जाए तो ये एक सफ़ेद रंग बनेगा। अब आते हैं स्थूल पदार्थों के गुण। द्रव्य की अवस्थाओं के विशेष गुण। ठोस, द्रव और लिक्विड 3 तरह के होते हैं। इसमें ठोस में प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी होती है। द्रव्य में दाब यानी कि प्रेशर, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, श्यानता, वेस्कोसिटी, कोशित्व, कैपिलरिटी और प्लवन होती है। गैस, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इलास्टिसिटी, परिभाषा, वह वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपना प्रारंभिक आकार एवं आकृति पाने का प्रयास करता है। इसमें पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु, उदाहरण रबड़ बैंड, स्प्रिंग क्वार्ट्ज आदि, और पूर्ण प्लास्टिक वस्तुएं, मोम, लोहा। श्यानता, द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने विभिन्न परतों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठोस में श्यानता नहीं होती। गैस की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और द्रवों की श्यानता ताप बढ़ाने पर घटती है। ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि वेस्कोसिटी जो होता है गैस में, वो ताप जैसे उसको हीट करेंगे वो बढ़ जाती है, और द्रव्य जो लिक्विड होता है उसमें श्यानता जो है ताप बढ़ाने पर घट जाती है, दाब, प्रेशर। एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी कि इकाई। ऐसा ही मात्रक इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? किसी वस्तु को द्रव में डुबोए जाने पर उसके भार में होने वाली आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। पृष्ठ तनाव,
वह द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति रखता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर है। सीजीएस मात्रक डाइन पर सेंटीमीटर है। 1 डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। नोट, यदि द्रव्य पर भार नगण्य हो तो उसकी आकृति गोल पूर्ण गोलाकार होगी। उदाहरण वर्षा की बूंद और साबुन का बुलबुला आदि। यानी कि ये सरफेस टेंशन के कारण ही वर्षा की बूंद और साबुन का बुलबुला आदि ये सब गोल होते हैं, क्योंकि इनका भार नगण्य होता है। उत्प्लावन बल फोर्स, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल, अन्य नाम उत्क्षेपण। परीक्षा की दृष्टि से द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब होगा P बराबर H इंटू डी इंटू जी, जहाँ पर P दाब है, H गहराई है, D द्रव का घनत्व है और G गुरुत्वीय त्वरण है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल, संसंजक बल, कोहेसिव फोर्स, विभिन्न विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल, आसंजक बल, एडहेसिव फोर्स होते हैं। अब आते हैं कैसिकत्व, कैपिलरिसिटी। केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा उतरने का परिघटन है। जल का पेड़ों के पौधे की जड़ों से टहनियों तक पहुंचना। लालटेन में मिट्टी के तेल का बत्ती के ऊपर चढ़ना। मोमबत्ती के धागों का मोम पिघलकर ऊपर चढ़ना। फाउंटेन पेन की द्वारा स्याही को सोखना। ये सब सारे कैपिलरिटी के एग्जाम्पल है। उत्प्लावन बल फोर्स। परिभाषा, किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबोए जाने से उस पर ऊपर की ओर लगने वाला आभासी बल, अन्य नाम इसे उत्क्षेप कहते हैं। अब परीक्षा के दृष्टि से हम लोग देख ले, द्रव्य के अंदर किसी वस्तु का दाब होता है P बराबर H इंटू डी इंटू जी, जहाँ P बराबर दाब है, H इक्वल टू गहराई है, D द्रव का घनत्व है और G गुरुत्वाकर्षण बल है। अब आते हैं हम लोग केपलर के नियम में। पहला नियम क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते, जिससे एक फोकस पर सूर्य होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। और तीसरा नियम कहता है किसी ग्रह के परिक्रमा काल का वर्ग उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष और सेमी मेजर एक्सिस के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय त्वरण परिभाषाएं, मुक्त रूप से किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर फेंकी गई वस्तु में पृथ्वी और गुरुत्व के कारण उत्पन्न त्वरण मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पृथ्वी तल पर मान सबसे कम विषुवतीय रेखा पर सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। जी से संबंधित G बराबर Gm/r स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग अनुक्रमानुपाती स्थिरांक पर। नाम न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे बाय किलोग्राम स्क्वायर है। पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटता। पृथ्वी हेतु मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। पलायन वेग जो है उसमें v बराबर √2gr होता है, जहां r पृथ्वी की त्रिज्या होती है। गोलक, सरल लोलक आवृत्ति n, एक सेकंड में दिया गया दोलन n बराबर 1/2 √g/l। सेकंड लोलक, 2 सेकंड में आवर्तकाल वाला लोलक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है और कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी से ट्रैक किया जाता है डॉपलर प्रभाव से। कक्षीय चाल और पलायन वेग का संबंध है। कक्षीय चाल v बराबर √2v और वह भारतीय जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त ने। अब आते हैं प्रकाश पे। परिभाषा, ऊर्जा का एक रूप जो वस्तु को दृश्यमान बनाती है। विशेषता, सीधी रेखा में ये संचरित करती है। अनुप्रस्थ तरंग है। निर्वात में भी संचरण संभव है और तरंग दैर्घ्य 400 nm से 700 nm है। तकाते के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्तुत आइजैक न्यूटन द्वारा विकसित कण प्रकृति, प्रैक्टिकल नेचर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर। तरंग प्रकृति, क्रिस्टियन हाइगेस द्वारा विकसित परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश की चाल, भिन्न भिन्न माध्यमों में
अलग अलग चाल, चाल में अंतर का कारण, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन और प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का परावर्तन परिभाषा, प्रकाश किरणों का वस्तु की सतह पर पड़कर वापस प्रेक्षण होने का प्रक्रम, यानी कि ये सरफेस है, ये आपतन बिंदु इंसिडेंटल पॉइंट, परावर्तन बिंदु रिफ्लेक्शन सरफेस है। यहाँ पर प्रकाश आती है इंसिडेंट कर रे और ये परावर्तित होकर जाती है। ये परावर्तन कोण, ये रिफ्लेक्शन है अभिलंब पर, और ये आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। दर्पण चिकनी और उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह प्रकार, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और परवलयकार दर्पण। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण पर। समतल परावर्तक पृष्ठ वाला दर्पण। प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर किंतु विपरीत सतह पर स्थित है। वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी आवश्यक है और 10 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 3 है। दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब अनंत हैं और प्रतिबिंबित पार्श्व उत्क्रमित है। चेहरा देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण बहुदर्शी और परिदर्शिता। गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर और अवतल दर्पण कनकेव मिरर। कन्वेक्स जो है उसका परावर्तन सतह और रजतित सतह है। ये बाहर की और उभरी सतह से परावर्तन होता है। वाहनों में दर्पणों के उपयोग में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, स्ट्रीट लाइट में, आवर्धित लेंसों में, सनग्लासेस में। अब अवतल दर्पण, अंदर की ओर मुड़ी सतह के परावर्तन, टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट, दंत विशेषज्ञों द्वारा दांत के इलाज में, सेविंग दर्पणों में, सौर भट्टी में और खगोलीय दूरदर्शी में, सैटेलाइट डिश में। यानी कि अवतल दर्पण में कनकेव मिरर का उपयोग टॉर्च और वाहनों की हेडलाइट में होता है, दंत विशेषज्ञों की दांत के इलाज में, सेविंग में, सौर भट्टी में और खगोलीय पिंड में, सैटेलाइट में। और उत्तल दर्पण वाहनों के पश्च दृश्य में, साइड व्यू मिरर में उत्तल होता है और लाइट में अवतल होता है। लेंस, दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम जिससे एक या दो पृष्ठ वक्रीय हो जाते हैं। द्विउत्तल लेंस, बायो कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स कन्वेक्स लेंस, बायो कनकेव लेंस, उभयांतर लेंस, अवलोतक लेंस, कन्वेक्स कनकेव लेंस और प्लानो कन्वेक्स लेंस। समतोलक लेंस, उत्तल लेंस, यहाँ पर इस तरह से फोकस पड़ता है, यहाँ पर केंद्र पर मोटा किंतु किनारे पर पतला लेंस होता है। अभिसारी लेंस है, द्विउत्तलीय लेंस है। इसका प्रयोग माइक्रोस्कोप, कैमरा, दूरदृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया के सुधार हेतु है। दूरबीन में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस केंद्र पर पतला परंतु किनारे पर मोटा होता है, अपसारी या अभियांतर लेंस कहते हैं। इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष का निवारण, वाहनों की हेडलाइट और स्ट्रीट लैंप में उपयोग किया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हुए मूल पथ से विचलित होती है। विरल माध्यम, सघन माध्यम, अभिलंब। आपतित किरण इंसिडेंट रे और अपवर्तित किरण रिफ्रैक्शन रे। अब आते हैं अपवर्तन के उदाहरण। जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से देखने पर छोटी और सतह की ओर मुड़ी हुई दिखना, पानी से भरे बर्तन में पड़े सिक्के को अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना और तारों का टिमटिमाना, ये सब अपवर्तन है। अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात। अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक है उसमें प्रकाश की चाल उतनी कम होगी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण हेतु आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होने पर किरण की सघन माध्यम से पृष्ठ से परिवर्तन हो जाकर वापस लौटना। विरल माध्यम, सघन माध्यम। अपवर्तन कोण, रिफ्रैक्शन एंगल, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब आते प्रकाश का प्रकीर्णन। माध्यम में निहित विभिन्न पदार्थों के कणों में टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन। अल्फा 1/, तरंग दैर्घ्य। उदाहरण, आकाश एवं समुद्र का नीला रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। प्रकाश का व्यक्तीकरण,
इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट परिभाषा, समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर गमन करने पर उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन की परिघटना। उदाहरण, साबुन के बुलबुले एवं जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना ये प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफ्रेंसेस ऑफ लाइट है। सीडी और डीवीडी का रंगीन दिखना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरणों को गुजारने पर उसका विभिन्न रंगों में विभाजन, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैगनी, इंद्रधनुष रंगों में इसका विभाजन। तो ये थे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होंगे, होप सो। और आप इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद।